आप कहीं भी रहते हो, किसी भी वर्ग या समुदाय से संबंधित हो, कोई भी काम करते हो, पिछले कुछ सालों में आपने कुछ और महसूस किया हो या न किया हो, बढ़ती हुई गर्मी और उसके प्रकोप को जरूर महसूस किया होगा और इसके प्रति आप चिंतित भी होगा। और पिछले साल तो मीडिया में कुछ दिनों तक ये खबरें भी चली कि दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है और उसने अब तक के देश के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब इसे आमजन में पैनिक को रोकने की बात करें या सत्य की खोज, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो जल्द ही हरकत में आए। और ये रिपोर्ट किया गया कि जिस थर्मामीटर ने, जिस ऑब्जर्वेटरी ने ये तापमान 52.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, उसमें कुछ तकनीकी खराबियां थी और असल में जो तापमान था वो 49.9 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था और जो विगत का रिकॉर्ड है वो अभी तक नहीं टूटा है। अब इस साल अभी अप्रैल शुरू भी नहीं हुआ है और हम सभी ने गर्मी महसूस करना शुरू कर दिया है। आईएमडी ने अत्यधिक गर्मी की वार्निंग्स इशू करी है और लोगों को सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसी के साथ भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसने सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से ऐसे समारोहों में जहाँ ज्यादा लोग जुटे हैं वहां पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, कूलिंग की व्यवस्था हो और ये कहा गया है कि प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 2 लीटर की व्यवस्था की जाए। भीड़ ज्यादा हो तो पानी डिस्पेंस करने के लिए अलग से काउंटर हो, कूलिंग सेंटर्स बनाए जाएं और साथ ही इमरजेंसी में सहायता के लिए डॉक्टर्स व एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की जाए। अब इस सबसे आप इतना तो मानेंगे कि गर्मी और बढ़ रही गर्मी हमारे लिए चिंता का विषय है। तो आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे कि किस तरह तापमान बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आपके सपोर्ट, आपके उत्साहवर्धन के बिना हमारा इस तरह आपके साथ लगातार बने रहना संभव नहीं हो पाएगा। अतः सच में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। हर बीतते साल के साथ ये जो गर्मी है इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पहले 2023 में ये कहा गया कि 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। जब से भी तापमान के रिकॉर्ड रखने शुरू किए गए तब से अब तक रिकॉर्डेड गर्मी जो है 2023 में 2023 में सबसे ज्यादा होगी। परंतु 2023 से यह श्रेय 2024 ने अगले साल ही छीन लिया और 2024 अब तक का सबसे गर्म साल बन गया। अगर 1850 से 1900 के बीच में जो तापमान वैश्विक रहा उसका एवरेज करें तो 2024 उस एवरेज तापमान से 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। और अगर देखा जाए तो अब तक के सबसे गर्म वर्षों की बात करें, सबसे गर्म 10 वर्ष, तो पिछले 10 साल जो थे वो अब तक के सबसे गर्म वर्ष थे। तो निश्चित है कि हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर्स लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें आज ही पता चला हो कि ज्यादा टेम्परेचर हमारे लिए घातक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को, फिलोसफर्स को बहुत पहले से पता था कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हमारा जीवित रह पाना संभव नहीं हो पाएगा। और शुरू में जो वैज्ञानिक विचारधारा शुरू हो रही थी, फिलोसफी शुरू हो रही थी यूरोप में, उस समय एरिस्टोटल और दूसरे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भूमध्य रेखा है जहां पर कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसके आसपास गर्मी के कारण मनुष्यों का जीवित रह पाना तक संभव नहीं है। और ये विचारधारा 15वीं शताब्दी तक ऐसे ही चलती रही। तब तक लोग यही मानते थे कि भूमध्य रेखा के आसपास जीवित रह पाना संभव नहीं। ये विचारधारा तब टूटी जब 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा ने पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाया और वो हिंदुस्तान या भारत पहुंचा। तब लोगों को पता चला कि भूमध्य रेखा के आसपास लोग रहते हैं
किस तरह से वो कोप अप करते हैं उसके बारे में पता चला, किस तरह से उनका विशिष्ट कल्चर है, खान-पान है, कपड़े पहनने का तरीका है, जिसकी वजह से वो इतनी गर्मी को झेल पाते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को ये भी पता था कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक अस कैन जनरेट हीट टू स्टे वार्म। जो हमारी तरह वार्म ब्लडेड एनिमल है, वो स्वयं को गर्म रखने के लिए हीट जनरेट कर सकते हैं। उसी के साथ 1800 के आसपास तक वैज्ञानिकों को यह भी पता चल गया था कि मनुष्य का जो हमारा शरीर है, वो खुद को ठंडा रख सकता है। वी कैन रेडिएट हीट। जो हमारा पसीना निकलता है और वो जिस तरह से इवापोरेट करता है, उससे जो ठंड होती है, लोगों को पता चल गया था कि ये बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है। इससे बॉडी अत्यधिक गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करती है। उसी के साथ 1800 के आसपास यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिकों को ये भी पता चल गया था कि अर्बन एरिया जो है, जो शहरी क्षेत्र हैं, उनका तापमान अपने पास पड़ोस के क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा होता है। इसे उन्होंने उस समय अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा और ये माना कि सोलर रेडिएशन को विभिन्न वजहों से हमारा जो अर्बन एरिया है वो ज्यादा सोखता है, यहाँ पे ज्यादा हीट उत्पन्न होती है और इस वजह से इसका जो तापमान है आसपास के जो खुले क्षेत्र हैं उनसे कुछ अधिक होता है। और धीरे धीरे ही सही वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगा लिया कि ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही उत्तरदायी हैं। अब ये देखते हैं कि गर्मी किस तरह से हिस्टोरिकली बढ़ी, कितना इससे नुकसान हुआ। अब हिस्टोरिकली देखें तो 1897 में ऑस्ट्रेलिया में और 1900 में इंग्लैंड में गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। 1928 में शिकागो, बुडापेस्ट, न्यूयॉर्क, लंदन, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी महसूस की गई। हम मरने वालों की बात कर रहे थे तो 1936 में नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, ड्राउट था, चारों ओर डस्ट स्टॉर्म चल रहे थे, धूल भरी आंधियां चल रही थी और 12 स्टेट्स में जो टेम्परेचर था 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। अमेरिका में 5000 लोग मारे गए और कनाडा में 10,000 लोग इसमें मारे गए। 1995 में शिकागो में एवरेज जो एरिज़ोना का टेम्परेचर था 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया और 5 दिनों में 700 लोग मारे गए। 2003 में यूरोप में 1500 के बाद सबसे ज्यादा गर्म समर्स एक्सपीरियंस किए गए। वहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुई, ग्लेशियर फ्लड्स हुए और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2010 की रशियन हीट वेव तो आपको याद होगी, 55,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो 25% नीचे आ गया और जो लॉसेस प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से हुई वो माना जाता है कि 15 बिलियन यूएस डॉलर की थी। अगर अपने देश की बात करें तो 1905 में कैलकाटा का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री पहुंच गया और वहां पर विशेष रूप से कई यूरोपियंस की डेथ हुई और उसी के साथ जो लाइव स्टॉक था, एनिमल्स थे, उनकी काफी बड़ी संख्या में मौत इस गर्मी के कारण। और 1956 में हमारे यहाँ अलवर में जो टेम्परेचर था 50.6 डिग्री पहुंच गया, जो उस समय तक मापा गया सबसे ज्यादा सर्वाधिक टेम्परेचर हमारे देश के लिए था। 1956 में अलवर में 50.6 डिग्री। और ये रिकॉर्ड जो हमारे देश के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड था, ये 2016 में हादोली ने तोड़ा, जबकि वहां पर टेम्परेचर 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगर हम मरने वालों की अपने देश में बात करें तो 1998 में उड़ीसा में 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच गया और 1300 लोग गर्मी के कारण मारे गए। 2015 में आंध्र प्रदेश में 1000 लोग और पूरे देश भर में करीब करीब 2500 लोग गर्मी की वजह से मारे गए। और अब 2024 की बात करें तो वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। गर्मी सच में बहुत ज्यादा पड़ी। अगर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें तो वो सामान्य औसत से 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, परंतु मरने वालों की संख्या हमारे देश में 360 के करीब रिकॉर्ड की गई। कुछ संस्थाएं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको रिफ्यूट करते हैं, कहते हैं कि कुछ अंडर रिपोर्टिंग है।
परंतु जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो इससे पहले सालों में जो हीट एक्शन प्लान बना था, शुरू में वो अहमदाबाद में बना था, उसके बाद देश के बाहर बाकी शहरों में, बाकी राज्यों ने हीट एक्शन प्लान बनाया और उसके हिसाब से काम किया, जिसमें कि कुछ कूलिंग सेंटर्स की बात थी, पानी की व्यवस्था थी, जो वर्क आवर्स थे उनको एडजस्ट करने की बात थी कि पीक आवर्स में 12 बजे से 3-4 बजे तक लोग घर से बाहर कम से कम निकले, बहुत आवश्यकता ना हो तो बाहर ना निकले, पर्याप्त शेड और कूलिंग की व्यवस्था हो, जो हेल्थ इमरजेंसीज हैं उनमें रिस्पांस के लिए बेहतर व्यवस्था हो, अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था हो कि लोगों को जल्दी सहायता पहुंचाई जाए, जल्दी आराम हो जाए। खैर जो भी हो, जब भी गर्मियों का मौसम आता है, एक टर्म हमारे सामने जरूर आता है जिसे हम हीट वेव या लू चलना कहते हैं। तो लू चलना आखिर है क्या? जो किसी स्थान का हिस्टोरिकल टेम्परेचर है, हिस्टोरिकल एवरेज टेम्परेचर है, वो अगर 5 डिग्री ऊपर पहुंच जाता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये स्थितियां लगातार 5 दिन तक चलती हैं, तो इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हीट वेव की स्थिति कहता है। टेम्परेचर एक्सीडिंग 5 डिग्री सेंटीग्रेड over historical average and the situation continuing for 5 consecutive days is called a heat wave situation. खैर जो भी हो, डॉक्टरों को हमेशा से पता था कि ज्यादा गर्मी जानलेवा हो सकती है, परंतु शुरू से उनका ध्यान ऐसे लोगों की तरफ था जो खुले में काम करते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी है, बच्चे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान था। और जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हमारा आसपास का टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए, जैसा हमने कहा पहले कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो पसीना उत्पन्न करती है और पसीना जैसे ही इवेपोरेट होता है, हमारी बॉडी ठंडा होना शुरू होती है। जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हमारे आसपास हो जाए, तो हमारी बॉडी हीट डेसिपेट कर नहीं पाती है। आवर बॉडी फेल्स टू डेसिपेट हीट और हमारे जो शरीर पर हीट के दुष्प्रभाव हैं वो दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे को कितनी गर्मी महसूस हो रही है, वो हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है, उसके साथ ही ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा कितनी चल रही है, हवा कितनी तेज चल रही है, उस सब पर निर्भर करता है। इसे परसीव टेम्परेचर या फिर एपरेंट टेम्परेचर कहा जाता है। रॉबर्ट जी स्टेटमेंट थे साइंटिस्ट, 1984 में उन्होंने परसीव टेम्परेचर की बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर बाहर का टेम्परेचर 46 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0, तो हमें जो महसूस होगा वो टेम्परेचर उतना ज्यादा महसूस नहीं होगा। हालांकि टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा महसूस होगा जैसा कि 39 डिग्री में महसूस होता है। परंतु जैसे जैसे ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो हमारी बॉडी ज्यादा टेम्परेचर फील करना शुरू करती है, अपरेंट टेम्परेचर हमें ज्यादा महसूस होता है। और जैसे ही टेम्परेचर तो 46 डिग्री रहता है, पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 डिग्री बढ़ती है, तो हमारी जो बॉडी है 46 की जगह 49 डिग्री महसूस करना शुरू कर देती है। टेम्परेचर तो उतना ही है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, परंतु 0 से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी 20% हो जाती है, तो हमारी बॉडी जो अब तक 39 डिग्री महसूस कर रही थी, वो 49 डिग्री महसूस करना शुरू कर देती है। और अगर जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये 20% से बढ़ के 40% हो जाती है, तो हमारी बॉडी को ऐसा महसूस होगा जैसे कि 57 डिग्री का टेम्परेचर बाहर हो। और अगर ये आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% हो जाती है, तो हमें ऐसा महसूस होगा जैसे कि 88 डिग्री फ़ारेनहाइट बाहर टेम्परेचर है। रॉबर्ट जी स्टिडमैन ने 1984 में जो अपरेंट टेम्परेचर की बात की, जिसे उन्होंने वेट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर या WBGT कहा, इट कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड ऑन द परसेप्शन ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का परसेप्शन है उस पर जो रेडिएशन, सोलर रेडिएशन है, उसके साथ साथ कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हवा कितनी तेजी से चल रही है, उन सबको एक साथ रख के उन्होंने परसीव टेम्परेचर की बात की, अपरेंट टेम्परेचर की बात की।
और उन्होंने ये बात की, अगर परसीव टेम्परेचर 35 डिग्री से अधिक हो जाए तो हमारा जो शरीर है वो हीट को रेडिएट नहीं कर पाता है और जोखिम बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, रोज बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वातावरण में कुछ गैसेस जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जो हीट को ट्रैप करती हैं, हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड प्रमुख है। अब प्रकृति तो ये सब कर नहीं रही है, इसमें सारा का सारा दोष अगर देखा जाए तो हमारा ही है। अब प्राकृतिक रूप से वैसे तो मीथेन परमाफ्रॉस्ट से रिलीज हो रही है, परंतु उसके लिए भी जो बड़ा टेम्परेचर है वही उत्तरदायी है। इसे आप साइक्लिक प्रोसेस बोल सकते हैं या साइक्लिसिटी बोल सकते हैं, ट्रैप बोल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे परमाफ्रॉस्ट गल रही है और मीथेन उत्सर्जित हो रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करें तो 2024 में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन था वो 2 बिलियन सालों में या 20 लाख सालों में अब तक का सर्वाधिक कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में था। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 2024 में पिछले 20 लाख सालों में सर्वाधिक था। इसी तरह मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 8 लाख सालों में अब तक नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक रहा 2024 में। हम होमोसेपियन जो इवॉल्व हुए करीब 3 लाख साल पहले इवॉल्व हुए, तो आज तक हमने अपने आसपास में जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का नहीं देखा। ना उसमें आज तक कभी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी थी, ना कभी इसमें मीथेन इतनी थी, ना कभी नाइट्रस ऑक्साइड इतनी अधिक थी। तो अब आप कहेंगे कि मैं 20 लाख साल की बात कर रहा हूँ, 8 लाख साल की बात कर रहा हूँ, आखिर ये आंकड़े कहाँ से रहे? तो ये सब जो आंकड़े हैं ये आइस कोर्स से आते हैं। आइस कोर्स में पिछले हजारों लाखों साल के रिकॉर्ड्स दफन हैं और इन आइस कोर्स के आधार पे वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि वायुमंडलीय गैसें विभिन्न समय काल में किस तरह से हमारा वायुमंडल था, किस तरह की उस समय और चीजें थी, किस तरह की स्थितियां थी, उसका पता लगाते हैं, जिसे हम पैलियो क्लाइमेट कहते हैं। अब अभी हाल 2015 की बात करें, हम बहुत उत्साहित थे। 2015 में पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमने अपने लिए 1.5 डिग्री का लक्ष्य रखा था, परंतु 2024 में जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं उससे 1.55 डिग्री ऊपर हम निकल गए। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि एक साल का टेम्परेचर ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, चिंता तो है, परंतु एक साल के टेम्परेचर के आधार पे आप यह नहीं कह सकते कि आप पेरिस एग्रीमेंट के जो अपर लिमिट है उसके अंदर नहीं रह सकते। वो कहते हैं कठिन तो है परंतु प्रयास किया जा सकता है। जो हिस्टोरिकल एवरेजेस हैं उनको आप रिफ्यूट केवल एक साल के डाटा के आधार पे नहीं कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि आज अमेरिका जो है पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को अलग कर रहा है, परंतु इससे मेरी, आपकी और बाकी देशों की जिम्मेदारी तो खत्म नहीं होती है। आखिर जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ रहे टेम्परेचर है और इसके जो दुष्प्रभाव है पानी की अवेलेबिलिटी पे, विभिन्न स्पेसीज के सर्वाइवल पे, जैसे हम में सम्मिलित हैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे, वो किसी अकेले राष्ट्र के लिए तो है नहीं। जो असर आप पे होगा वो मुझ पर भी होगा, जो असर अमेरिका में होगा वो यूरोप में भी होगा, अफ्रीका में भी होगा और भारत में भी। तो इस सब से लड़ने के लिए हमें साझा प्रयास करने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से जो ये लड़ाई है हमारी आपकी साझा लड़ाई है, मनुष्यता की साझा लड़ाई है। अतः जरूरी है हम पॉजिटिविटी बनाए रखें, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश करें, और गर्मी आ रही है तो जो सरकार की ओर से, अन्य संस्थाओं की ओर से जो सावधानियां लेने को कहा जा रहा है वो सावधानियां लें। हाइड्रेट होते रहें, पर्याप्त पानी पिएं, शेड में रहें, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं। और आप अगर ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा लोग बाहर काम करते हैं तो अपने वर्क आवर्स को एडजस्ट करें। स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी का समय आप एडजस्ट कर सकते हैं, छुट्टी पहले या देर में हो सकती है, स्कूल आवर्स एडजस्ट हो सकते हैं, एग्जामिनेशन के आवर्स एडजस्ट हो सकते हैं, वर्क आवर्स एडजस्ट हो सकते हैं। जो लोग प्रभावित हो जाएं उनके लिए
चिकित्सीय व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकती है, शीतलन की व्यवस्था हो सकती है, एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था हो सकती है, उनको ठंडा रखने की, उनके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नीचे लाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। जो हमारे पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर्स है, वहां पे इस तरह के लोगों के उपचार की व्यवस्था हो, डॉक्टरों को पता हो क्या करना है, जो दवाइयाँ जरूरी हैं वो वहां पे रहे, और हम लो कार्बन फुटप्रिंट को प्रमोट करें, एसी सीमित चलाएं, 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका थर्मोस्टेट रखें, बहुत ज्यादा ठंडा करने की कोशिश ना करें, उससे आपके एक्सपोजर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ अपने घर को जहां तक संभव हो, अगर आप नया घर बना रहे हैं, पुराने घर को रेट्रोफिट कर रहे हैं, तो उसे सोलर पैसिव बनाने की कोशिश करें। गर्मी का मिलकर मुकाबला करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको यहाँ बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।